प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नॉवल हिंदी ऑडियो बुक स्टोरी। एक मार्शल स्पिरिट का जागरण। कैंगलान महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए व्यक्ति को अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करना पड़ता था। केवल अपनी मार्शल आत्मा के जागरण के माध्यम से ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने और अपनी साधना में प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम हो सकते थे। मार्शल स्पिरिट्स के कई अलग अलग प्रकार हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन है। उन्हें 4 महान श्रेणियों में विभाजित किया गया: हुआंग, जुआन, दी और तियान। इन श्रेणियों को और भी 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया। मार्शल स्पिरिट का पद जितना ऊंचा होगा, साधना की गति, क्षमता और संभावना उतनी ही मजबूत होगी। इस प्रकार भविष्य में एक दुर्जय विशेषज्ञ बनने की संभावना और भी अधिक होगी। वर्तमान में लुओ नदी राज्य लिनशुई शहर में किन कबीले एक मार्शल आत्मा जागरण समारोह आयोजित कर रहे थे। एक काली वेदी के ऊपर एक शिष्य बैठा था जिसके चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी और उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। वेदी के नीचे किन कबीले के शिष्यों और उनके बुजुर्गों की भीड़ थी। ये शिष्य किन चांगकोंग था। वह किन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग का बेटा था। किन कबीले में वह किन कबीले के युवा स्वामी किन नान के बाद दूसरे स्थान पर था। इसी कारण उसके आसपास के शिष्यों और साथ ही बुजुर्गों के चेहरों पर उम्मीद की झलक थी। इस समय काली वेदी हिलने लगी और उसमें से सफेद रोशनी के धागे निकलने लगे। यह एक सपने जैसा था, एक कल्पना जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे यह बड़े पारदर्शी सांपों के रूप में प्रकट हो गया हो और किन चांगकोंग के शरीर में अपना रास्ता बना रहा हो। कोई भी इसे नंगी आंखों से उसके शरीर के भीतर लगातार घूमते हुए देख सकता था। किन चांगकोंग के शरीर से अचानक एक राजसी जानवर की दहाड़ गूंजी। तुरंत ही किन चांगकोंग के शरीर के पिछले हिस्से से पीली किरणें निकलीं। जब 5वीं पीली किरण प्रकट हुई तो एक विशाल, भयंकर और दुष्ट सफेद बाघ की आकृति प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे जानवरों का राजा उन पर उतर आया हो और एक भयंकर और भयानक दहाड़ लगाई हो। इस समय उपस्थित सभी बुजुर्गों और शिष्यों को भारी उत्पीड़न का एहसास हुआ। यह समारोह के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग व्यक्ति अचंभित रह गया और तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने एक असाधारण उत्साहपूर्ण भाव धारण किया और चिल्लाया, 5 सुनहरी किरणें, 5 सुनहरी किरणें। ये 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला बीस्ट मार्शल स्पिरिट। ये वाक्य एक भयावह बिजली की तरह था जो लोगों की भीड़ में फेंका गया था, जिससे प्राचीनों और शिष्यों की पूरी भीड़ के चेहरे पर भय उत्पन्न हो गया। क्या 5वीं कक्षा के हुआंग को मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया? हे भगवान, इस बार हमारे किन कबीले ने वास्तव में एक शीर्ष रेटेड प्रतिभा का उत्पादन किया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उपस्थित जनसमूह में भारी आश्चर्य व्याप्त हो गया। उन्हें लगा कि यह परिणाम अकल्पनीय है। यह जानना जरूरी था कि अगर 5वीं श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को लिनशुई शहर में रखा जाता है तो भी वह एक शीर्ष रेटेड प्रतिभा होगी जो हर 3 साल में एक बार ही दिखाई देती है। इसके अलावा 5वीं श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट या उससे ऊपर की उपलब्धि असीमित और बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि किन चांगकोंग केवल चौथे दर्जे के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को ही जागृत कर सकता है। किन चांगकोंग के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए। उसने ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह अप्रत्याशित रूप से 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगा देगा। बुजुर्गों और शिष्यों की हैरानी भरी निगाहों को देखकर किन चांगकोंग अपने दिल में अहंकार को जन्म दिए बिना नहीं रह सका। उसकी नजर कमरे में घूमी और फिर एक साधारण दिखने वाले शिष्य पर पड़ी। किन चांगकोंग की आंखें उत्तेजना से भरी हुई थीं। ये शिष्य किन कबीले का वर्तमान युवा राजा, किन कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली किन नान था। ठीक है, अगला किन नान। समारोह के प्रभारी बुजुर्ग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत चिल्लाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक उभरी। अब जबकि किन चांगकोंग जैसी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा प्रकट हुई है तो किन नान की जन्मजात प्रतिभा के आधार पर उसकी जागृत मार्शल स्पिरिट स्वाभाविक रूप से किन चांगकोंग से अधिक खराब नहीं होगी। उस स्थिति में 2 प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली लोगों का होना किन वंश के भविष्य के लिए कोई छोटी बात नहीं होगी। तदनुसार जब प्रभारी बुजुर्ग ने ये नाम पुकारा तो वर्तमान में आश्चर्यचकित शिष्यों और बुजुर्गों ने अपनी निगाहें औसत दिखने वाले युवक की ओर घुमाई। उनकी आंखों में उच्च उम्मीद थी, इतनी अधिक कि यह किन चांगकोंग के लिए उनकी अपेक्षाओं को भी पार कर गई। किन नान, वह न केवल किन कबीले के भीतर एक किंवदंती था बल्कि वह लिनशुई शहर में भी एक किंवदंती था। किन नान किन कबीले के मुखिया का बेटा था। छोटी सी उम्र में ही उसने 6 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया था और 8 साल की उम्र तक उसकी सुलेख कला की प्रसिद्धि लिनशुई शहर तक पहुंच गई थी। फिर उसने 9 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स के लिए साहित्य छोड़ दिया, 10 साल की उम्र में मुट्ठी कला का अभ्यास किया और 11 साल की उम्र तक वह बिना किसी सहारे के बाघों का शिकार करने में सक्षम हो गया। उसने 12 साल की उम्र में कृपाण कला का अभ्यास किया, 13 साल की उम्र में 10 अलग अलग मार्शल स्किल्स में महारत हासिल की और 14 साल की उम्र में बिजली गिरने से मारा गया। इससे उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया। 16 साल की उम्र तक वह एक कृपाण कौशल बनाने में सक्षम हो गया जिसे मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे पूरे लिनशुई शहर में एक बड़ा झटका लगा। इससे पहले एक विशेषज्ञ जिसकी साधना मार्शल सम्राट तक पहुंच चुकी थी ने किन नान की उपलब्धियों के बारे में सुना था और कहा था, इस शिष्य की जन्मजात प्रतिभा कोई छोटी बात नहीं है। उसकी जागृत मार्शल आत्मा निश्चित रूप से 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक या उससे भी अधिक होगी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य नहीं होंगी। मार्शल सम्राट के उस एक वाक्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किन नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को अभी तक जागृत भी नहीं किया था, लेकिन उसे पहले ही लिनशुई शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब दे दिया गया था। किन नान ने एक गहरे काले रंग का गाउन पहना हुआ था और उसकी थोड़ी पीली त्वचा के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी गंभीर बीमारी से उबर कर आया हो। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने उसका रंग बेहद शांत लग रहा था। वेदी की ओर चलते समय उसमें कोई अहंकार या अधीरता नहीं थी। आखिरकार ये दिन आ ही गया। किन नान ने मन ही मन सोचा। उसने एक गहरी सांस ली और भीड़ की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह अपनी आंखें कसकर बंद करने से पहले पैरों पर पैर रखकर बैठ गया। तुरंत ही वेदी के नीचे से सफेद किरणों के धागे तैरने लगे जो लगातार किन नान के शरीर में घुस रहे थे। उसी समय जब आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने किन नान को इस अवस्था में प्रवेश करते देखा तो वे उत्साह से उबलने लगे। मुझे लग रहा है कि युवा स्वामी किन नान की जागृत मार्शल स्पिरिट कोई आसान बात नहीं होगी। हाँ, युवा स्वामी किन नान की जन्मजात प्रतिभा युवा मास्टर किन चांगकोंग से अधिक है, जिन्होंने 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था, इसलिए यह निश्चित है कि उनकी मार्शल स्पिरिट भी अधिक महान होगी। क्या कोई 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को पार कर गया है? किन कबीले की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा एक भी नहीं हुआ है। चुप रहो, युवा स्वामी किन नान को परेशान मत करो। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? माहौल में असाधारण उत्साह था।
युवा पीढ़ी के अलावा कुछ बुजुर्ग भी थे जो बिना रुके प्रशंसा कर रहे थे, उनका दिल बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ था। हालांकि जब किन चांगकोंग ने यह दृश्य देखा तो 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने से उसकी पूर्ण खुशी और अहंकार तुरंत गायब हो गया, उसका रंग बेहद बदसूरत हो गया। हम्फ, हमारी मार्शल स्पिरिट्स का फैसला स्वर्ग करता है, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। किन चांगकोंग ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की, क्या आप लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कि 5वीं श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट बेकार है? क्या आपको लगता है कि आपके पास इसे जगाने की क्षमता है? ये संभव है कि जब समय आएगा तो यंग लॉर्ड किन्नान की जागृत आत्मा केवल दूसरी श्रेणी की हुआंग रैंक की हो सकती है। सबसे अद्यतित नेवल्स एंड 012 एंड को पर प्रकाशित होते हैं। उसके शब्दों को सुनकर आसपास के शिष्यों और पुरनियों की निगाहें उस पर घृणा से भर गईं। हालांकि इन शिष्यों और बुजुर्गों ने पलटवार नहीं किया। आखिरकार वर्तमान किन चांगकोंग में 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा थी, उनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। किन चांगकोंग को हर कोई नापसंद कर रहा था। हालांकि वह बुरे मूड में था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। किन नान की जन्मजात प्रतिभा बचपन से ही प्रदर्शित होती रही थी, इसने मार्शल सम्राट को भी चकित कर दिया था। इसलिए उसकी जागृत मार्शल आत्मा संभवतः केवल तीसरी श्रेणी के हुआंग रैंक की नहीं हो सकती थी। जब किन चांगकोंग ने इस बारे में सोचा तो उसकी नजर वेदी पर टिकी रही। किन नान, बेहतर होगा कि आप एक मार्शल स्पिरिट को जागृत करें जो 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक से कम हो, या कम से कम एक जो 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट से आगे न बढ़े। किन चांगकोंग किन नान को श्राप देने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वेदी से निकलने वाली झिलमिलाती रोशनियां अधिकाधिक चमकने लगीं। जब वह वेदी पर पैर मोड़कर बैठा और सफेद किरणों का आनंद ले रहा था तो किन नान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसके थोड़े कमजोर और दुबले शरीर के भीतर से एक जानवर की तीखी और भयानक दहाड़ गूंजी। ये दहाड़ सुनकर पूरी भीड़ की सांसें एक साथ रुक गईं। एक बूम की आवाज गूंजती है और किन नान के शरीर के भीतर से अचानक एक पीली रोशनी ऊपर आती है। घबराई हुई भीड़ की निगाहों के सामने ऊपर उठती पीली रोशनी अप्रत्याशित रूप से रुक गई। उसके बाद आग की लपटों में लिपटा एक बड़ा सा कृपाण धीरे धीरे पीली रोशनी के भीतर से निकल आया। एक क्षण में ही शिष्य और प्राचीन लोग स्थिर हो गए। एक पखवाड़े की किरण, प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट का सबसे निचला प्रकार। ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तक कि जिस चांगकोंग को लगातार वह नैन को कोस रहा था वह भी दंग रह गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। किन चांगकोंग को उम्मीद नहीं थी कि लिनशुई शहर की नंबर 1 प्रतिभा किन नान केवल एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगाने में सक्षम थी, जो मार्शल स्पिरिट का सबसे घटिया प्रकार है। जैसे ही वह वेदी के ऊपर पैर मोड़कर बैठी, किन नान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और भीड़ के निष्क्रिय भावों से उसका सामना हुआ। स्कारलेट फ्लेमिंग, प्रथम श्रेणी मार्शल स्पिरिट। किन नान ने अपने दिल में वाक्य पढ़ा, इससे पहले कि उसका दिमाग हिल गया और उसने तैरते हुए स्कारलेट फ्लेयर को अपने शरीर में वापस खींच लिया। उसने न तो इतना दुखद प्रदर्शन किया और न ही निराशा, बल्कि उसकी आंखों के कोने में छिपी हुई खुशी चमक। समय के लिए भीड़ शांत हो गई। किन चांगकोंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हा हा हा। किन नान, किसने सोचा होगा कि तुम अप्रत्याशित रूप से एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगा दोगे? जीनियस मेरी गांड, अब तुम पूरी तरह से बेकार हो। जबकि मैं अब किन कबीले का सच्चा जीनियस हूँ, साथ ही लिनशुई शहर का नंबर 1 जीनियस हूँ। प्रथम श्रेणी के हुआंग ने मार्शल स्पिरिट को स्थान दिया। ये सभी मार्शल स्पिरिट में से सबसे निम्न अस्तित्व के बराबर होगा। इसे मार्शल स्पिरिट वेस्ट भी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि किन कबीले में भी प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने वालों की संख्या बहुत कम थी। अधिकांश लोगों ने द्वितीय श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था। किन चांगकोंग की उन्मादी और कान फाड़ देने वाली हंसी ने तुरंत भीड़ को जगा दिया। किन नान के प्रति बुजुर्गों और शिष्यों की अभिव्यक्ति तुरंत ही श्रद्धा और उम्मीद से बदलकर गंभीर निराशा और घृणा में बदल गई। यह अप्रत्याशित रूप से एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। हे भगवान, ये बहुत बेकार है। लानत है मुझे, मेरी भावनाओं की कितनी बर्बादी है। क्या बकवास, नंबर 1 जीनियस, वह केवल एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट वेस्ट है। हाँ, बड़े भाई किन चांगकोंग सच में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये किन नान, मुझे डर है कि वह किन कबीले का नंबर 1 बेकार व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मार्शल वर्ल्ड में ताकतवर लोगों के पास अधिकार होता है, इसलिए भीड़ की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अजीब नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने किन नान के प्रति एक अवर्णनीय शत्रुता को आश्रय दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब से किन नान युवा था उसने अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय जनजात प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। इस कारण से उन्हें उससे बहुत अधिक उम्मीदें भी थीं। हालांकि किसने सोचा था कि यह अंतिम परिणाम होगा। सभी की भावनाओं को बर्बाद करने के बाद ये बुजुर्ग और शिष्य किन नान का तिरस्कार कैसे नहीं कर सकते थे। किन चांगकोंग बेहद उत्साहित और उत्साही था। उसने किन नान पर हंसते हुए एक दबंग भाव धारण किया। क्या तुमने देखा? मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बताया है, मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा तय किए जाते हैं। भले ही तुमने एक मार्शल स्किल बनाई हो तो क्या हुआ? दिन के अंत में तुम बस एक बेकार हो। किन नान ने उसे उदासीनता से देखा। बिना कुछ कहे वह बड़े कदमों से वहां से चला गया। अगर यह पहले जैसा होता तो निश्चित रूप से किन कबीले के शिष्य और उनके अनुयायी बुजुर्ग होते, लेकिन इस समय किन नान के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था। दृश्य विशेष रूप से अकेला लग रहा था। जैसे ही किन नान चले गए, आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने तुरंत किन चांगकोंग को घेर लिया। उनके चेहरे पर कृपा पाने की नीयत साफ दिखाई दे रही थी। वाह, बड़े भाई किन चांगकोंग, हाल ही में आपने हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। हमने आपको बहुत याद किया है। युवा मास्टर किन चांगकोंग, अगर आप किन कबीले के युवा स्वामी होते तो ज्यादा समझदारी होती। उस बेकार आदमी के पास ऐसी कौन सी योग्यता है कि उसे यह उपाधि मिल सके। युवा मास्टर किन चांगकोंग, अब से मैं आपका अधीनस्थ रहूंगा। अगर आप मुझे पूर्व की ओर जाने को कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से पश्चिम की ओर नहीं चलूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के खत्म होने के कुछ समय बाद ही यह घटना पूरे किन कबीले और लिनशुई शहर में फैल गई। न केवल किन कबीले के लोग बेहद हैरान थे, बल्कि लिनशुई शहर के लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लिनशुई शहर की नंबर 1 प्रतिभा किन नान ने वास्तव में एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल आत्मा को जागृत कर दिया था। हालांकि यह मार्शल वर्ल्ड था। आश्चर्यचकित और अचंभित होने के बावजूद उनकी निगाहें जल्दी से किन चांगकोंग पर नजर रखने लगीं। आखिरकार उसके पास 5वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। लिनशुई शहर में वह एक शीर्ष दर अस्तित्व था। किन नान मंच से चले जाने के बाद सीधे अपने आंगन में लौट आए।
उनका हाव भाव शुरू से लेकर अब तक शांत था, उनके चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं दिखा। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जब आपके पास ताकत होगी तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। यद्यपि वह इस तर्क को समझता था, फिर भी किन कबीले के शिष्यों और बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं ने किन्नान को थोड़ा निराश महसूस कराया। जो भी हो, उनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके शुरुआत करूंगा और साधना का स्वाद चखूंगा। किन्नान ने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली और बड़े से आंगन में पैर मोड़कर बैठ गया। लाल रंग की लौ वाली कृपाण उसकी पीठ से निकली, ये धीरे धीरे ऊपर उठी और उसमें से गर्मी के निशान निकल रहे थे। लाल ज्वाला कृपाण तैरती रही तथा उसने एक गहन आकर्षण शक्ति जारी की तथा स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक क्यूई को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई ने किन्नान के शरीर में प्रवेश किया, वह कुछ हद तक चौंक गया। उसका कुछ पीला रंग लाल होने लगा, मानो उसने शराब पी ली हो। समग्र रूप से साधना की शुरुआत शरीर को संयमित करने के क्षेत्र से हुई और इसे 10 विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया। तथाकथित बॉडी टेम्परिंग नाम के अनुसार ही है। ये तब होता है जब आप आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित करते हैं और उसे संयमित करते हैं। परिणाम स्वरूप जब किन्नान ने आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया, तो उसने पहले से ही मज्जा और मेरिडियन सफाई के साथ साथ शारीरिक शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 या उससे ज्यादा घंटे बीतने के बाद आखिरकार किन्नान ने अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर महीन पसीने की लकीरें थीं। मार्शल स्पिरिट का ग्रेड वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, किन्नान ने खुद से सोचा। उसने अपने हाथों में स्कारलेट फ्लेम सेबर को कसकर पकड़ लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगा। उसके मुंह के कोनों से कड़वाहट की झलक साफ झलक रही थी। साधना का अनुभव करने के बाद अंततः उसे समझ में आया कि मार्शल स्पिरिट्स के स्तर इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उदाहरण के लिए, वह 6 घंटे तक साधना करता रहा, लेकिन उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि अगर किनचानकोंग 6 घंटे तक साधना करता, तो मुझे डर है कि वह पहले ही बॉडी टेम्परिंग की पहली परत को तोड़ चुका होता। इसके अलावा आपकी मार्शल स्पिरिट जितनी उच्च श्रेणी की होगी, लड़ाई के दौरान वह उतनी ही अधिक सहायता प्रदान कर सकेगी। हालांकि शुक्र है कि मैंने प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया। अगर यह कोई और ग्रेड होता, तो मुझे डर है कि मैं काफी उदास हो जाता। किन्नान के मुंह के कोने पर एक उदासीन मुस्कान उभर आई। एक विचार के साथ वह अंदर गया और अपने डेंटियन में डूब गया। किन्नान के डेंटियन के भीतर एक तैरता हुआ लाल रंग का वज्र था जो 1 अंगुली के आकार का था और ऊपर नीचे घूम रहा था। वज्र से एक रहस्यमय और भयानक प्राचीन आभा भी निकल रही थी। ये किन्नान का सबसे बड़ा रहस्य था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। 14 साल की उम्र में अपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें अचानक मौसम में बदलाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बारिश होने लगी। जब वह बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने के लिए दौड़े, तो दुर्भाग्य से किन्नान पर एक लाल रंग की बिजली गिरी। लिंशुई शहर के हर एक नागरिक को यह बात पता थी कि उस पर आकाशीय बिजली गिरी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किन्नान पर बिजली गिरने की घटना के बाद उसके दिमाग में नई यादें उभर आई थी, जबकि उसके शरीर में लाल रंग का वज्र चमक उठा था। स्मृति के टूटे हुए टुकड़े के अनुसार ये लाल वज्र एक स्वामीहीन मार्शल आत्मा थी जिसे दिव्य युद्ध आत्मा के रूप में जाना जाता था। यदि कोई इस दिव्य युद्ध आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इसे प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की मार्शल आत्मा को श्रद्धांजलि देनी होगी। इसके अलावा आपकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना अधिक होगा, दिव्य युद्ध आत्मा को जगाने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि यदि आपकी मार्शल स्पिरिट प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक पर थी, तो आप निश्चित रूप से दिव्य युद्ध आत्मा को जगा सकते हैं। किन्नान के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट और अधिक चौड़ी होती गई। यही कारण था कि वह प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जागृत करने पर उदास नहीं हुआ था। आखिरकार दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी। अगर उसने 5वीं कक्षा की मार्शल आत्मा को जगाया होता और उसे एक भेंट के रूप में इस्तेमाल किया होता, तो वह इसकी सफलता की संभावनाओं की गारंटी नहीं दे पाता। 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को श्रद्धांजलि के रूप में उपयोग करने के लिए काफी आशावादी होना पड़ेगा। हालांकि चूंकि किन्नान की मार्शल स्पिरिट वर्तमान में एक प्रथम श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी, साथ ही साथ उसकी स्थिति बेकार होने की थी, व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं था। अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में श्रद्धांजलि देता, हालांकि वह सफलता की संभावनाओं की गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन वह किसी भी दबाव में नहीं होता। किन्नान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई क्योंकि उसने अपने हाथों में स्कारलेट फ्लेम सेबर पकड़ लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं इस कृपाण का इस्तेमाल श्रद्धांजलि के रूप में करूंगा। किन्नान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इस मंत्र को आत्मा बलिदान तकनीक कहा जाता था। ये तकनीक उसके मन में तब उभरी थी जब उस पर वज्र का प्रहार हुआ था। अपडेट किए गए अध्याय ऑन novelbin.com। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आत्मा बलिदान तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जो किसी व्यक्ति को अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान करने की अनुमति देती थी। ये तकनीक बेहद अनोखी थी, इसके लिए आध्यात्मिक क्यूई या किसी अन्य लागत की आवश्यकता नहीं थी। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी। आत्मा बलिदान तकनीक के सक्रिय होने के बाद किन्नान के हाथों से कुछ काली रोशनी निकली। इसके बाद काली रोशनी चिपचिपी हो गई, ये तरल की तरह थी, लगातार बाहर निकल रही थी। किन्नान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी हथेली सामने रखे लाल ज्वाला कृपाण की ओर उठाई और उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा जा सकता था। पूरा स्कारलेट फ्लेम सेबर गूंजने लगा और कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्कारलेट फ्लेम सेबर के शरीर में एक अमूर्त विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी हो, जिससे वह तुरंत फट गया। स्कारलेट फ्लेम सेबर के फटने के बाद आसमान लाल रंग के बिंदुओं से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटी छोटी लपटों में बदल गया हो। किन्नान का रंग तुरंत पीला पड़ गया। जिस क्षण स्कारलेट फ्लेम सेबर फटा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर खींच ली गई हो, जिससे उसका दम घुटने लगा। आखिरकार, हालांकि मार्शल स्पिरिट उसे स्वर्ग से मिली थी, लेकिन ये भी उसका एक हिस्सा था। जब उसकी मार्शल स्पिरिट बिखर गई, तो ये किन्नान के शरीर के टूटने के बराबर था। किन्नान ने अपने दांत पीस लिए और अपने मस्तिष्क से निकलने वाले दबाव को सहन किया। उसने अपनी हथेली आसमान की ओर बढ़ाई और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसकी हथेलियों के भीतर काले तरल पदार्थ से एक रहस्यमय आकर्षण शक्ति तुरंत फूट पड़ी। हवा में बिखरे लाल रंग के बिंदु तुरंत किन्नान के शरीर में समा गए, क्योंकि वे उसके डेंटियन में भर गए। उसके डेंटियन में मौजूद क्रिम्सन थंडरबोल्ट ने लाल बिंदुओं को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। इस पल में ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और उसके बाद क्रिम्सन थंडरबोल्ट से अचानक विस्फोट हुआ। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध करती है। चाहे वे देवता हो या बुद्ध, ऐसा कोई नहीं है जिसके विरुद्ध वह युद्ध न करता हो और ऐसा कोई नहीं है जिसके विरुद्ध वह विजय न प्राप्त करता हो।
वह प्रभावशाली प्राचीन आवाज ऐसा महसूस हुई जैसे कि अनगिनत वज्रपात एक साथ किन्नान के दिमाग में गूंज रहे हों। किन्नान ने अपनी लाल आंखें चौड़ी कर लीं, वह दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाल पाया। इसके तुरंत बाद वह भारी सदमे के कारण बेहोश हो गया। अगली सुबह किन्नान को धीरे धीरे होश आया। हालांकि जब उसने बैठने की कोशिश की तो वह मुस्कुराने लगा। अभी भी उसके दिमाग में दर्द हो रहा था, वह लग रहा था कि अगर उसने कोई हरकत की तो उसका सिर फट जाएगा। वह प्राचीन आवाज डरावनी थी। किन्नान का चेहरा पीला पड़ गया। कल जो प्राचीन ध्वनि उसने सुनी थी उसे ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा में समा गई हो। जब वह उसे याद करता है तो उसे बार बार डर लगता है। मेरी वर्तमान प्रमुख दिव्य युद्ध आत्माओं का निरीक्षण करना है। किन्नान तेजी से बड़े प्रांगण में चले गए और फिर पैर मोड़कर बैठ गए। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी। हालांकि दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी, लेकिन यह यकीन नहीं था कि यह किस ग्रेड की मार्शल आत्मा थी। किन्नान ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी मार्शल आत्मा को चैनल शुरू किया, उसकी मानसिक स्थिति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। किन्नान के सामने एक के बाद एक सुनहरी किरणें फैलती रहीं। जब ये 6 सुनहरी कहानियां तक पहुंची तो अंततः रुक गई। सुनहरी कहानियों के भीतर से एक अजीब और विचित्र मानव जैसा अवतार एकल। जैसे वह छाया हवा में तैर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्वोच्च राजा उतर आया हो। वह एक शक्तिशाली शक्तिधर की जो लोगों के दिलों को झकझोर सकती थी। किन्नान का चेहरा उदास हो गया जब उसने ये दृश्य देखा। ये दिव्य युद्ध आत्मा है। इसके तुरंत बाद किन्नान के चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट हुआ। दिव्य युद्ध की आत्माओं ने निश्चित रूप से उसे निराश नहीं किया। ये 6ठी कक्षा के रैंक वाले चरण तक पहुंच गया था। यद्यपि यह किन्नान की आरंभिक उम्मीदों की तुलना में बहुत कम था, लेकिन दिव्य युद्ध आत्मा से निकलने वाली असीम, प्राचीन और गहन आभा ने लोगों को ये पूर्वाभास दिया कि यह आपको कहीं अधिक श्रेष्ठ लगता था। मुझे नहीं पता कि दिव्य युद्ध आत्मा में किस तरह की क्षमताएं हैं, लेकिन चलो साधना से शुरू करते हैं। किन्नान ने खुशी को दबा दिया और दिव्य युद्ध आत्मा को चैनल करने से पहले अपने दिल को शांत किया। एक पल में एक प्यारा सा दृश्य सामने आया। दिव्य युद्ध आत्माओं का अवतार एक अज्ञात लेकिन रहस्यमय आभा छूता हुआ अचानक पैर मोड़कर बैठ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के चारों ओर की आध्यात्मिक क्यूई किन्नान की ओर झुकी और संभवतः उसके शरीर के चारों ओर से एक चमकदार सफेद कोहरा छा गया। यह किन्नान को आश्चर्य हुआ। उनकी साधना की गति प्रथम श्रेणी के रैंक वाले स्कारलेट फ्लेमिंग की तुलना में बहुत तेज थी। गति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। 6ठी कक्षा के मार्शल स्पिरिट के बारे में वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी। किन्नान ने जल्दी ही खुद को अपनी साधना में डुबो लिया। उन्होंने दिव्य युद्ध आत्मा को चैनल किया और एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश किया, जो निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को आनंदित कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई ने किन्नान के शरीर में प्रवेश किया, लगातार उसके शरीर के भीतर प्रसारित हुई और बहते पानी की ध्वनि के समान एक टकराने वाली ध्वनि उत्पन्न की। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 घंटे बीत जाने के बाद किन्नान ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसके शरीर से चटचटाहट जैसी आवाज निकल रही थी, जो बीन्स तलते समय निकलती है। नोट: चटकने वाली आवाजें। इन 6 घंटों के भीतर उनकी साधना अप्रत्याशित रूप से शरीर तड़प क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गई थी। दिव्य युद्ध आत्मा के साथ विशेषज्ञ बनने का मेरा सपना अब केवल शब्द नहीं होगा। किन्नान ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी टिमटिमाती आंखें संकल्प से भरी थीं। कैंगलान महाद्वीप असीम था, वहां न केवल लिनशुई शहर था बल्कि लुओ नदी साम्राज्य भी था। वे सभी विशाल महासागर के भीतर की बूंदें मात्र थे। किन्नान जब युवा थे तब वे लिनशुई शहर में नंबर 1 जीनियस बन गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते थे जहां वे अपनी पीठ पर कृपाण लेकर और अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर महाद्वीपों में आजादी से घूम सकें। सहज और अप्रतिबंधित रहते हुए कृतज्ञता और शिकायतों का तेजी से निपटारा करना। इस समय दरवाजे के दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई दी, यंग लॉर्ड, इस महीने की आपूर्ति आ गई है। इन शब्दों के बाद एक नौकरानी अपने हाथों में एक ट्रे लेकर आई। ट्रे के ऊपर एक जेड बोतल थी जिसमें से मोटी आध्यात्मिक क्यूई निकल रही थी। किन्नान थोड़ा चौंका, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि आज ही वह दिन था जब किन वंश ने खेती के लिए संसाधन वितरित किए थे। लिनशुई शहर के 2 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते किन कबीले के लिए मार्शल आर्ट को बहुत महत्व देना स्वाभाविक था। इसलिए हर महीने इस दिन किन कबीले के शिष्यों को साधना के लिए संसाधन वितरित करता था। जब किन्नान को बोतल मिली और नौकरानी चली गई तो उसने उसे खोला और एक बार फिर थोड़ा चौंक गया। जेड की बोतल के अंदर 10 चमकदार और पारदर्शी गहरे हरे रंग की गोलियां थीं। गोलियों के चारों ओर मोटी आध्यात्मिक क्यूई फैली हुई थी। किन्नान ने स्वाभाविक रूप से इन दवाइयों की गोलियों को पहचान लिया। वे शरीर को शांत करने वाली गोलियां थीं। इन गोलियों का इस्तेमाल विशेष रूप से साधना के दौरान शरीर को शांत करने के लिए किया जाता था। हालांकि शरीर को तड़का लगाने वाली गोलियां असाधारण रूप से कीमती हैं। किन कबीले के एक साधारण शिष्य को साधना के दौरान अपने शरीर को तड़का लगाने के लिए केवल एक ही गोली मिल सकती थी। हालांकि किन्नान के पास 10 गोलियां थीं। पिताजी, किन्नान को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। ये तथ्य कि उसने एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था, संभवतः पूरे लिनशुई शहर में फैल गया था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक कुख्यात बर्बाद व्यक्ति तक। आमतौर पर किन कबीले के बुजुर्ग निश्चित रूप से किन्नान जैसे बर्बाद व्यक्ति को इतनी गोलियां नहीं देंगे। इसलिए इन गोलियों के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण ये होगा कि किन्नान के पिता ने उन्हें भेजा था। किन्नान के पिता किन तियान किन कबीले के कुलपति थे। स्वाभाविक रूप से अगर वह किन्नान को 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना चाहते थे तो कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा किन तियान को पता था कि किन्नान बेकार हो चुका है, फिर भी उसने 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां भेजी। इससे कोई यह बता सकता था कि किन तियान के दिल में किन्नान अभी भी उसका सबसे प्रिय बेटा था। पिताजी, आपका बेटा किन्नान निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। अब मैं आपके द्वारा दी गई गोलियों का उपयोग करके एक ही बार में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की दूसरी परत को तोड़ दूंगा। किन्नान ने एक बॉडी टेम्परिंग पिल उठाई और उसे निगल लिया। फिर वह तुरंत ही पैर मोड़कर बैठ गया और पिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय एक अजीब दृश्य हुआ। शरीर को तड़पाने वाली गोली उसके शरीर में प्रवाहित होने के बाद उसे पचाया नहीं जा सका। इसके बजाय किन्नान के शरीर के भीतर से एक रहस्यमय आकर्षण आया, जिसके परिणामस्वरूप शरीर को तड़पाने वाली गोली से क्यूई पूरी तरह से अवशोषित हो गई। किन्नान के चेहरे पर उदासी छा गई। यह क्या है? उसने तुरंत 2 और बॉडी टेम्परिंग गोलियां उठाईं और तुरंत निगल लीं। हालांकि वही घटना घटी, आध्यात्मिक क्यूई एक बार फिर पूरी तरह से एक अमूर्त आकर्षण द्वारा अवशोषित हो गई। ये दिव्य युद्ध आत्मा है? किन्नान ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार जवाब पर पहुंच गया।
इसके बाद उसने तुरंत दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ दिया। दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करने के बाद किन नान ने 3 और बॉडी टेम्परिंग गोलियां उठाईं और उन्हें निगल लिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दिव्य युद्ध आत्मा ने एक रहस्यमय आकर्षण उत्सर्जित किया, जिसने बॉडी टेम्परिंग गोलियों से क्यूई को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। दिव्य युद्ध आत्मा वास्तव में गोलियों की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकती है। किन नान चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आत्माएं वास्तव में अमृत को अवशोषित कर सकती हैं। इसे भूल जाओ, मैं उसे अमृत को अवशोषित करने दूंगी और देखूंगी कि उसके बाद क्या होता है। किन नान ने अपने दांत भींचे। किसी भी तरह से दिव्य युद्ध आत्मा की साधना की गति में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसे अमृत की आवश्यकता नहीं थी। फिर उसने शेष बची हुई बॉडी टेम्परिंग गोलियां निगलने से पहले निकाल ली। जब उसने बाकी गोलियां निगल ली तो वह कांपने लगा। दिव्य युद्ध आत्मा के अवतार से अचानक 7वीं पीली किरण निकली। दिव्य युद्ध आत्मा द्वारा उत्सर्जित दबाव लगातार भयावह होता गया। ये है, किन नान के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ। 7 पीली किरणें, ये 7वीं श्रेणी के हुआंग रैंक का प्रतिनिधित्व करती थी। इस दिव्य युद्ध आत्मा का ग्रेड वास्तव में एक पूरे स्तर से बढ़ गया था। इसका मतलब था कि दिव्य युद्ध आत्मा एक ग्रेड चढ़ने के लिए अमृत खा सकती थी। किन नान की वर्तमान भावनाओं को अब केवल आश्चर्यचकित होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। दिव्य युद्ध आत्मा की दुर्जयता पहले ही उसकी कल्पना से परे हो चुकी थी। मार्शल स्पिरिट स्वर्ग से प्राप्त होती है। एक बार जब आप अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लेते हैं, तो यह आपके जीवन के बाकी समय के लिए आपके साथ रहती है। किन नान ने पहले कभी इस तरह के मामले के बारे में नहीं सुना था। इस मामले में, यदि पर्याप्त मात्रा में अमृत है, तो क्या दिव्य युद्ध आत्मा जुबान रैंक तक नहीं पहुंच पाएगी? डी रैंक, या यहां तक कि टायरन रैंक तक? तियान रैंक मार्शल स्पिरिट, ये कितना भयानक था। किन नान इसकी कल्पना करने में असमर्थ था। शांत हो जाओ, मुझे शांत रहना है। किन नान ने कई गहरी सांसें लीं और अपने दिल में भड़कीली भावनाओं को दबाते हुए खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसके चेहरे पर पहली जैसी ही उत्साह भरी छुपी हुई थी। प्रारंभ में जब उसने दिव्य युद्ध आत्मा को जगाया था, हालांकि यह 6ठी कक्षा की हुई रैंक वाली मार्शल आत्मा थी, फिर भी किन नान को लगा कि यह वास्तव में उससे बहुत दूर है। उनकी पढ़ाई थी कि यह 6ठी कक्षा की हुई रैंक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वर्तमान में दिव्य युद्ध आत्माओं ने वास्तव में एक नस्लीय वृद्धि दी थी। बस इस तथ्य के आधार पर शायद ये हुआन रैंक या यहां तक कि एक पौराणिक डी रैंक मार्शल आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली था। इसकी क्षमता असीम है और निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि जैसे ही किन नान को उत्साहपूर्ण महसूस हुआ, किन नान के द्वार से एक पेंग ध्वनि गूंज उठी, जिससे वह कई ध्वनियों में बिखर गई। एक बेहद आपत्तिजनक आवाज में गूंजती हुई आवाज, किन नान, जल्दी से यहां से निकल जाओ, अन्यथा हमारे पूर्व रिश्तों की अवहेलना करने के लिए मुझे दोष मत दो। भव्य वस्त्र पहने लोगों की भीड़ अंदर प्रवेश कर गई, उनके चेहरे पर गर्व से भरे हुए थे। भीड़ के पीछे एक 5 लंबी सियान तलवार मंडरा रही थी, जिससे 3 पीली किरणें निकल रही थी जो एक आकृति और छिपी अनुभूति दे रही थी। जैसे ही उसने भीड़ को देखा, किन नान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। किन जियो, तुम क्या चाहते हो? किन जियाओ न केवल किन नान को जानती थी बल्कि उससे बेहद परिचित भी थी। अतीत में किन नान किन कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए किन जियाओ किन नान का सम्मानपूर्वक पालन पोषण करता था। उस समय किन नान की किन जियाओ के बारे में धारणा बिल्कुल भी खराब नहीं थी, वह उसे अपना भाई भी मानता था। हालांकि किन नान ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब किन जियो वास्तव में उसका दरवाजा तोड़ देगा और धमकियां देगा। वर्तमान में किन नान को पहले से ही पता था कि ऐसा क्यों हुआ। एक बेकार व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति ने उसके और किन जियो के बीच के रिश्ते को शत्रुतापूर्ण बना दिया। किन शियाओ ने बहुत अहंकार से अपना सिर उठाया। आज की मेरी यात्रा का उद्देश्य सरल है। अपनी बॉडी टेम्परिंग गोलियां सौंप दो। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां मिली हैं। उसके शब्दों का पालन करते हुए वह तिरस्कार का संकेत प्रकट करने से पहले रुक गया। किन नान, इस भाई को निर्दयी होने के लिए दोष मत दो, तुम वर्तमान में बेकार हो। बॉडी टेम्परिंग गोलियां तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेकार हैं, तुम इसे मुझे दे सकते हो। किन नान गुस्से से भर गया और जोर से हंसने लगा, और अगर मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जैसे ही किन जियाओ ने यह उत्तर सुना, उसका अभिमानी भाव एक ठंडे भाव में बदल गया। किन नान, अगर आप इसे आज नहीं सौंपते हैं, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। भले ही मैंने अभी तक साधना शुरू नहीं की है, मेरी मार्शल स्पिरिट अभी भी 3री श्रेणी के हुआंग रैंक की है। उसके पीछे मंडराती हुई लंबी तलवार अचानक बाहर निकल आई। तलवार की आभा एक भयावह शीतलता के साथ टिमटिमा उठी। किन जियाओ, ऐसा लगता है कि तुम हमारे रिश्ते को खत्म करने की योजना बना रहे हो। किन नान का चेहरा शांत था। उड़ती हुई लंबी तलवार के बावजूद वह जरा भी डरा हुआ नहीं था। मैंने पहले ही बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल कर लिया है, अब तुम जा सकते हो, किन नान ने उदासीन तरीके से कहा। उसके शब्दों को सुनकर किन नान ने अपनी आंखें बंद करते हुए चुपके से आह भरी। किन नान को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया, क्योंकि उसने किन शियाओ के अहंकारी तरीके को देखा। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो किन नान पहले ही अपना कदम उठा चुका होता। हालांकि किन नान ने किन शियाओ के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में सोचा और आखिरकार हमला न करने का फैसला किया। किन शियाओ का रंग बदल गया और उसके शरीर से जानलेवा आभा निकलने लगी। किन नान, मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूं, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं करती हो। आज मैं तुम्हें 3री श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और पहली श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के बीच की असमानता के बारे में बताऊंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, किन शियाओ के पीछे पड़ी लंबी तलवार से भिनभिनाने जैसी आवाज निकली। ये ठंडी रोशनी के साथ चमकती हुई किन नान की ओर तेजी से वार कर रही थी। मूल रूप से किन जियाओ अपना कदम नहीं उठाना चाहता था। यह उनके पिछले रिश्ते की वजह से नहीं था, बल्कि यह इस तथ्य की वजह से था कि किन नान किन कबीले का युवा राजा था। उसकी पृष्ठभूमि की वजह से किन जियाओ काफी आशंकित महसूस कर रहा था। हालांकि किन जियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि भले ही किन नान साफ हो गया था, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से उसके लिए इसे बनाने की हिम्मत की। किन नान बस बहुत फटी थी। किन नान, ये तुम्हारी अपनी गलती है। किन शियाओ के चेहरे पर विचित्र मुस्कान उभरी। वह भूतपूर्व अलग थलग और एकाकी नंबर 1 जीनियस था, जो नान की उपस्थिति की कल्पना कर सकता था, जो पीड़ित और कराह रहा था और उससे अपनी जान मांगने की भीख मांग रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जो अब और सहन नहीं कर सका, उसके दिल का गुस्सा फूट पड़ा और वह दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बिजली की तरह थी। वह अपनी हथौड़े जैसी मुट्ठी को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाती है और बेरहमी से लंबी तलवार पर वार करती है, जिससे प्रथम श्रेणी के शारीरिक तड़का लगाने वाले क्षेत्र की शक्ति प्रकट होती है। निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल, नरमी बनाए। इस पल में किन शियाओ के चेहरे पर विचित्र मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह जाग रहा है।
क्या किन नान की साधना वास्तव में शारीरिक तड़का लगाने के क्षेत्र की पहली वापसी तक पहुंच गई थी? जब वह सोच में डूबा हुआ था तो एक कान तोड़ने वाला विस्फोट हुआ। लंबी तलवार किन नान की मुट्ठी का विरोध करने में असमर्थ थी और उड़ गई। लंबी तलवार भिनभिनाने की आवाज के साथ कांपा क्योंकि तलवार की आभा अतुलनीय रूप से धूमिल हो गई थी। किन जियाओ से तुरंत एक दयनीय चीख निकली। उसकी मार्शल आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये स्वभाव था कि किन जियाओ के शरीर पर भी चोट लगी होगी। किन नान का चेहरा ठंडा और उदास था क्योंकि वह दृश्यों को देख रहा था। मुझे बताओ, निराशा कौन है? तुम। किन जियाओ ने अपनी छाती पकड़ ली, उसका रंग अनगिनत रूप से पीला था। उसने एक बार फिर किन नान की आंखों में देखा, लेकिन अब वहां अहंकार नहीं था, इसके बजाय भय और विस्मय था। आपकी बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को कैसे तोड़ा जा सकता है? आपके पास केवल पहली श्रेणी का हुआंग रैंक वाला वेस्ट है, जबकि मेरे पास तीसरी श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। मैं तो अभी तक टूट भी नहीं पाया हूं। फिर भी आप कैसे टूट गए? लेकिन जियो उस सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ था जो उसकी आंखों के सामने रखा गया था। उन्होंने तीसरी डिवीजन की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था और पिछले कुछ दिनों से वह बहुत ही कठोर साधना कर रहा था। उसने बॉडी टेम्परिंग पिल का भी इस्तेमाल किया था, फिर भी वह अभी भी सफल नहीं हो पाई थी। कौन सा नान सफल कैसे हो सकता था? मैंने पहले ही कहा है, बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल मैं पहले ही कर चुका हूं। किन नान की नजर अवसाद से किन जियो पर पड़ा। चले जाओ। ये दो शब्द क्षमा के समान थे। किन जियाओ ने अपने शरीर पर हो रहे दर्द की परवाह किए बिना आंगन से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने शुरू में सोचा था कि वह अपने तीसरे दर्जे के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट पर भरोसा करके आखिरकार किन नान को खतरा हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किन नान पहले ही टूट चुका है। किन जियो ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर वह पीछे रह गई तो किन नान उसके साथ और क्या करेगी। किन शियाओ के चले जाने के बाद आखिरकार बड़ा प्रांगण शांत हो गया। किन नान कुछ देर तक अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने चुपके से आह भरी। इसके तुरंत बाद वह जल्दी से अपनी पूरी तरह से शांत अवस्था में लौट आया। जहां तक किन नान का सवाल है, अगर कोई उसका सम्मान करता है तो वह भी इस व्यक्ति का सम्मान करेगा। किन शियाओ जैसे लोगों के प्रति जो उसे खिलाने वालों के हाथ काटता है, जो दूसरों को धमकाने के लिए उनकी ताकत पर निर्भर करता है, किन नान को केवल अफसोस ही महसूस हो सकता था। वह अब उसे भय नहीं मानता था। यदि भविष्य में उसकी मुलाकात फिर से किन शियाओ से हुई और उसने पश्चाताप नहीं किया तो किन नान दया नहीं दिखाएगी। ऐसा लगता है कि मैं आज और साधना नहीं कर पाऊंगा। किन नान ने आंगन के टूटे हुए दरवाजे पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए एक कड़वी मुस्कान दिखाए। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे दिव्य युद्ध आत्मा छोड़ते हुए देखें। किन नान इस समय दिव्य युद्ध आत्मा का रहस्य उजागर नहीं करना चाहती थी। चूंकि मैं अब और साधना नहीं कर सकता तो मैं मार्शल स्किल पवेलियन में जा सकता हूं। इस बार मैं दूसरी मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम हूं। किन नान की आंखें उत्साह से चमक उठी। बचपन से ही उन्हें मार्शल स्किल्स में विशेष रुचि थी। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने 13 साल की उम्र में 10 अलग अलग मार्शल स्किल्स में महारत हासिल कर ली थी और 16 साल की उम्र में तलवारबाजी की तकनीक बना ली थी। आज उसने जिस कोलैप्सिंग फिस्ट का प्रयोग किया था वह उन मार्शल कौशलों में से एक था जो उसने 13 वर्ष की आयु में सीखा था। अतीत में किन नान ने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया था। यही कारण था कि वह केवल मार्शल स्किल पवेलियन की पहली मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम था और केवल निम्न श्रेणी के मार्शल स्किल्स का अध्ययन कर सकता था। वह उच्च मार्शल स्किल्स की खेती करने में असमर्थ था। अब जबकि उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया था और उसकी साधना ने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को प्राप्त कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की योग्यता थी। जब किन नान ने विचार किया तो वह अब और नहीं रुक सका और तेजी से मार्शल स्किल पवेलियन की ओर चल पड़ा। मार्शल स्किल पवेलियन को किन कबीले के भीतर निश्चित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न केवल आपको पवेलियन के भीतर परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि आपको अंदर रहते हुए मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो वह हमेशा के लिए पवेलियन में प्रवेश करने की योग्यता खो देगा। किन कबीले के मार्शल स्किल पवेलियन में 4 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर निम्न श्रेणी के मार्शल स्किल्स रखे जाते थे। दूसरी मंजिल पर मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल्स रखे जाते थे, जबकि तीसरी मंजिल पर उच्च श्रेणी के मार्शल स्किल्स रखे जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि चौथी मंजिल पर सर्वोच्च श्रेणी के मार्शल स्किल्स रखे जाते थे। ये किन कबीले का खजाना था। यहाँ तक कि किन चांगकोंग, जो कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, भी प्रवेश करने के योग्य नहीं था। हालांकि यह अफवाह सच थी या नहीं, यह अज्ञात ही रहा। जब किन नान मार्शल स्किल पवेलियन में पहुंचे तो आसपास के क्षेत्र में एक भी छाया नहीं दिख रही थी। शोर और उत्साह से भरा हुआ पहले का जीवन स्थान पूरी तरह से उजाड़ हो गया। हालांकि ये किन नान की उम्मीदों के अनुरूप था। आखिरकार मार्शल स्किल पवेलियन की दूसरी मंजिल केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंच चुके हैं। किन कबीले के शिष्यों को अपनी मार्शल स्पिरिट्स को जागृत किए हुए बस कुछ ही समय बीता था। इन कुछ दिनों में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को तोड़ने वालों की संख्या बहुत कम थी। जैसे ही किन नान निकट पहुंची, मार्शल स्किल पवेलियन में बैठे भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, किन नान, आप क्यों आई हैं? किन नान स्वाभाविक रूप से इस भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को जानता था, उनके बीच अच्छे संबंध भी थे। उसने तुरंत अपने हाथों को ऊपर उठाया और जवाब दिया, बड़े यंग, आज इस छोटे बच्चे के आने का उद्देश्य मार्शल स्किल पवेलियन की दूसरी मंजिल में प्रवेश करना है। नो वेल BIN.com पर नई कहानियां। मार्शल स्किल पवेलियन की दूसरी मंजिल। एल्डर यंग चौंक गए, इससे पहले कि धीरे धीरे उनके चेहरे पर ठंडक छा जाए। किन नान, सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। अगर आप दूसरी मंजिल में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी साधना को बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंचना होगा। उनके बोलने के बाद एल्डर यंग ने किन नान के प्रतिभाशाली से बेकार हो जाने के मामले के बारे में सोचा और तुरंत अच्छे इरादों के साथ गंभीरता से बोला, किन नान, हालांकि तुमने सिर्फ एक प्रथम श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को ही जगाया है, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे। जब किन नान ने यह सुना तो उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वह तुरंत एल्डर यंग की ओर बढ़ा, उसकी हथेली मेज पर टिकी और सतह पर 5 उंगलियों के आकार का एक गड्ढा दिखाई दिया। आप, एल्डर यंग एक बार फिर चौंक गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपकी साधना बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गई है। किन नान ने एल्डर यंग को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल एक मुस्कान दिखाई और फिर मुड़कर मार्शल स्किल पवेलियन में प्रवेश किया। पीछे एल्डर यंग रह गए, जो लंबे समय तक आश्चर्य से भरे रहे। जैसे ही किन नान मार्शल स्किल पवेलियन की पहली मंजिल से गुजरकर दूसरी मंजिल में दाखिल हुआ, उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई।
मार्शल स्किल पवेलियन की दूसरी मंजिल पर 8 बड़े महोगनी खंभे खड़े थे जो फर्श को सहारा दे रहे थे। कुछ सफेद जेड टेबल भी थे और इन टेबलों के ऊपर कुछ प्राचीन किताबें रखी हुई थीं। किन्नान तुरंत वहां गया और जैसे ही वह किताब उठाने वाला था, एक अचानक पूरी हैरानी भरी आवाज सुनाई दी, किन्नान। किन्नान ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि कुछ ही दूरी पर एक युवा खड़ा था जो सोने से जड़ा हुआ सफेद लंबा गाउन पहने हुए था। किन्नान को देखते ही उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। इस युवक को देखकर किन्नान थोड़ा चौंका, उसके बाद एक उदास आवाज आई, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ होगे। वह भी अपने सामने वाले टूर से बहुत परिचित था। उसका नाम किन यू है और वह किन शियाओ का बड़ा भाई था। उन्होंने कहा कि चौथी कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को भी जगाया गया था, इसलिए उन्हें किस कबीले के भीतर एक प्रतिभाशाली वर्ग के अस्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि जिस तथ्य के कारण कोई नहीं जाग रहा था, वह ये था कि उसने कल्पना नहीं की थी कि छोटे भाई को पीटने के बाद उसका सामना बड़े भाई से होगा। जब किन यू ने किन्नान को देखा तो उसके चेहरे पर उपहास के भाव उभरे और उसने टिप्पणी की, किसने सोचा होगा कि तुम्हारा भाग्य प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। इस तरह का कचरा अप्रत्याशित रूप से बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली बार तक पूरी तरह सक्षम था। ऐसा लगता है कि पैट्रियार्क ने 10 बॉडी टेम्परिंग पेपर का प्रभाव बिल्कुल भी बुरा नहीं था। जैसे ही उसने 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स का जिक्र किया तो क्या उसका दिल खराब हो गया। हालांकि उन्होंने चौथी श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, लेकिन उन्हें महीनों में 3 बॉडी टेम्परिंग पिल्स मिलती थी, जो कि किन्नान को मिलने वाली पिल्स का आधा भी नहीं था। परिणामस्वरूप जब किन यू ने किन्नान को देखा तो वह अपने मजाक उड़ने से खुद को रोक नहीं सका। किन्नान ने जवाब देने से पहले अपनी ओर अवसाद से देखा, वास्तव में प्रभाव भी बुरा नहीं था। बहुत समय पहले नहीं, मैंने आपके छोटे भाई को पहली बार रिटर्न के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की ताकत का उपयोग करके हराया था। जैसे ही किन्नान ने बात की, किन यू का चेहरा कठोर हो गया। मूल रूप से किन्नान को किन यू से कोई शिकायत नहीं थी, हालांकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि किन यू उसका मजाक उड़ाएगी और उसका उपहास करेगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे दूसरे पक्ष की भावनाओं की परवाह नहीं थी। तुमने मेरे छोटे भाई पर हमला किया, किन यू ने अशुभ नजर से पूछा। ये सही है, किन्नान ने उदासीनता से उत्तर दिया, न केवल आपके छोटे भाई ने हमारे पूर्व संबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, बल्कि उसने मेरे दरबार के द्वार को भी नष्ट कर दिया और मुझे अपमानित किया। उसने मुझ पर हमला किया और मेरा अमृत लेने का प्रयास किया। इसलिए मैंने उसे हल्की पिटाई की। उसे हल्की पिटाई दी। किन यू क्रोधित हो गया, किन्नान, तो क्या हुआ अगर मेरा छोटा भाई तुम्हारा अमृत चुरा ले? अगर तुम्हारे जैसा निकम्मा इन अमृतों का इस्तेमाल करता है तो ये हमारे संसाधनों की बर्बादी होगी। किन्नान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, उसने कभी नहीं सोचा था कि किन यू इतनी बेशर्मी से बात करेगी। इस तथ्य के कारण कि दूसरे पक्ष ने सम्मान के कोई संकेत नहीं दिखाए थे, किन्नान भी अधिक से अधिक असभ्य हो गया। बेशक आप और आपके भाई दोनों की नैतिकता और आचरण एक जैसे हैं, आप दोनों बेशर्म और अनैतिक हैं। तुम मुझे बीमार कर देते हो। क्या कहा आपने? किन यू भड़क गया, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बेकार आदमी इतना घमंडी हो सकता है। किन यू ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, किन यू ने बड़े कदम उठाए और पहली परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की क्यूई फूट पड़ी। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को चैनल किया और पीली किरणें उसकी पीठ से झिलमिलाने लगी क्योंकि उसने किन्नान की ओर विस्फोटक बल के साथ हमला किया। इस समय एल्डर यंग की कठोर आवाज दूसरी मंजिल पर गूंज उठी, मार्शल स्किल पवेलियन में लड़ाई निषिद्ध है। किन यू, अगर तुम आज नियम तोड़ोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए मार्शल स्किल पवेलियन पर आधे कदम भी चलने से रोक दिया जाएगा। एल्डर यंग के शब्दों से किन यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। एल्डर यंग, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये शिष्य निश्चित रूप से मार्शल स्किल पवेलियन के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, किन यू ने अपने गुस्से को दबाते हुए जोर से कहा। वह जानता था कि एल्डर यंग मजाक नहीं कर रहा था। भले ही वह किन कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन किया था, फिर भी उसे सजा का एक रूप भुगतना होगा। ये बेकार होगा अगर उसे मार्शल स्किल पवेलियन में प्रवेश से हमेशा के लिए रोक दिया जाए। उसके माफी मांगने के बाद किन यू ने पलटकर किन्नान को घूरते हुए कहा, आज तुम भाग्यशाली हो। मुझे फिर से तुम्हें देखने मत देना, वरना मैं तुम्हारे चारों अंग तोड़ दूंगा, तुम्हारे डेंटियन को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें बर्बादी के बीच बर्बाद कर दूंगा। ओह सच में? किन्नान के चेहरे पर डर का जरा भी भाव नहीं दिखा, बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर मैं वही शब्द दोहराऊंगा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे न टकराओ। इसके अलावा उस समय बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने घुटने न टेको। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे बेशर्म और अनैतिक व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। तू किन यू का पूरा शरीर कांप उठा जब उसकी उंगलियां किन्नान की ओर इशारा कर रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जब से उसने अपनी चौथी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, तब से परिवार के बड़े बुजुर्ग और शिष्य उसके साथ सम्मान से पेश आ रहे थे और उसे कृपा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद उसे बार बार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जा रहा था जिसने सिर्फ एक प्रथम श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था। थोड़ा इंतजार करिए। एक पल के लिए खुद को रोकने के बाद किन यू ने अपना चेहरा पीला कर लिया और जाने के लिए मुड़ा और 1 मिनट भी रुकने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह और भी ज्यादा उत्तेजित न हो जाए। किन्नान के चेहरे पर उदासीनता थी, उसने किन यू की धमकी को दिल पर नहीं लिया। चलो पहले मार्शल कौशल का निरीक्षण करें। किन्नान ने तुरंत अपना मन शांत किया और पीछे मुड़कर एक प्राचीन पुस्तक उठाई और उसे पलटने लगा। बढ़ते बादल कदम उपयोग करने पर शरीर बादल जैसा दिखाई देगा, एक स्पष्ट निशान में बदल जाएगा जिसके कारण लोगों के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। NO12.com पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। जेड पाम, बड़ी सफलता प्राप्त करने पर हथेली जेड की तरह हो जाएगी, जो पानी और आग दोनों से अछूती रहेगी। ये हथेलियां 9 गायों और 2 बाघों को उठा सकती हैं। पृथक शिखर उड़ान तलवार, पहाड़ को विभाजित करने वाली भाला कला। किन्नान ने उन्हें सावधानीपूर्वक ढंग से पलटा और परिणाम ने उसे निराश नहीं किया। इन मध्यम वर्गीय मार्शल कौशल की ताकत वास्तव में निम्न वर्गीय मार्शल कौशल के लिए अतुलनीय थी। हालांकि यद्यपि किन्नान ने पहले ही लगभग 10 प्राचीन पुस्तकों को पढ़ लिया था, फिर भी उसे अभी तक वह मार्शल कौशल नहीं मिला था जिसकी उसे इच्छा थी। थंडर क्रैश सेबर आर्ट। किन्नान की नजर एक तैरती हुई पीली प्राचीन पुस्तक पर गई। प्राचीन पुस्तक के अक्षर बेहद असाधारण थे, ऐसा लग रहा था जैसे इसे कृपाण से उकेरा गया हो। किन्नान तुरंत उत्साहित हो गया और उसने प्राचीन पुस्तक थंडर क्रैश सेबर आर्ट उठाई। एक ही बार से कृपाण ऐसा प्रहार करता था मानो वह वज्र हो, उसकी गति बिजली की तरह थी। 1 घंटे तक इसे पढ़ने के बाद किन्नान ने तुरंत संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, ये वही है। किन्नान को हमेशा से कृपाण में रुचि थी।
जब वह 16 साल का था तो उसने एक कृपाण कला मार्शल स्किल भी बनाई थी, हालांकि इसकी शक्ति केवल निम्न श्रेणी तक ही पहुंच पाई थी। वर्तमान थंडर क्रैश सेबर 8 किन नान की पसंद के अनुरूप थी। इस समय कुछ छायाएं पहले से ही मार्शल स्किल पवेलियन के भीतर थीं। ये लोग किन कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे, उनकी साधना बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंच चुकी थी और मार्शल स्किल का चयन करने के लिए पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। इन शिष्यों की अचंभित और आश्चर्यचकित निगाहों के सामने किन नान ने शांतिपूर्वक प्राचीन पुस्तक उठाई और जाने के लिए मुड़ गया। अल्पविराम मार्शल स्किल पवेलियन से चिंग नान के वापस आने के बाद उसने पाया कि कोर्ट गेट की मरम्मत हो चुकी थी। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह वर्तमान में चिंग कबीले का बेकार था, किसी को भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने दिल में संदेह के साथ उसने गेट खोला और एक गहरी आवाज गूंजी, ओह तुम वापस आ गए। किन नान ने अपना सिर उठाया और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी नजरों के सामने आ गया। उसने किन नान को एक सौम्य नजर से देखा। हालांकि इस अधेड़ उम्र के आदमी के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके द्वारा छोड़े गए दबाव से लोग कांप उठते थे। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति किन कबीले का कुलपति था, एकमात्र व्यक्ति जो जियानतियान क्षेत्र तक पहुंचा था, किन तियान। किन तियान ने किन नान के हाथों में प्राचीन पुस्तक को देखा और थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत किन नान का निरीक्षण किया और आश्चर्य से कहा, नान एर, आपकी साधना ने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को तोड़ दिया है। नोट, नान एर किन नान का उपनाम है। चीनी भाषा में बच्चों के नाम में एक जोड़ना आम बात है। हाँ, किन नान मुस्कुराया, ये सब उस अमृत की बदौलत है जो पिताजी ने मुझे दिया है। यह किन तियान की अभिव्यक्ति ने स्पष्टता प्रकट की। यद्यपि 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के प्रभाव बहुत अच्छे थे, किन नान की मार्शल स्पिरिट अंततः एकमात्र प्रथम श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी। वह केवल 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के साथ इतनी जल्दी कैसे सफल हो गया। किन नान ने अपने पिता के संदेह को देखा और तुरंत विषय बदल दिया, पिताजी आप आज क्यों आए हैं। कबीले के मुखिया के रूप में किन तियान को बहुत सी चीजों का प्रबंधन करना पड़ता था, इसलिए वह शायद ही कभी किन नान से मिलता था और केवल गुप्त रूप से ही उसकी देखभाल कर पाता था। तुम्हारा गेट किसी ने तोड़ दिया था तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। किन तियान का मूड ठीक नहीं था। अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो तुम आकर मुझे बता सकते हो। मेरे बेटे किन तियान को कोई नहीं धमकाता। जैसे ही किन तियान बोल रहा था, उसके अंदर से अत्याचारी शक्ति के साथ भयानक हत्या की मंशा निकल रही थी। किन नान ने अपने पिता को देखा जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उसका दिल गर्म हो गया क्योंकि वह जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि उसके पिता उसकी परवाह करते थे। पिताजी, मैं इस तरह की चीजों से खुद ही निपट सकता हूँ। किन तियान ने संदेह से सिर हिलाया। वर्तमान किन नान और उनकी प्रथम स्तर की शारीरिक तड़का लगाने वाली साधना किन कबीले के अधिकांश शिष्यों के लिए आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। नान, तुम्हारे पिता आज इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें बता सके कि तुम निराश मत हो या हार मत मानो। किन तियान के स्वर में गहरी चिंता की भावना सुनी जा सकती थी। अगर तुम्हें कभी अपनी साधना के लिए अमृत की आवश्यकता हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। पिता को तुम पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनोगे और अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालोगे। जैसे ही उसने यह बात कही, किन तियान के चेहरे पर गर्व का भाव प्रकट हुआ। तो क्या हुआ अगर उनमें प्रथम श्रेणी के हुआंग की जन्मजात प्रतिभा थी। किन नान उनका बेटा था, इसलिए यह उचित ही था कि उन्हें उस पर अतुलनीय गर्व था। किन नान थोड़ा चौंका और फिर सिर हिला दिया। उसने इन सभी शब्दों को अपने दिल में उकेर लिया। जैसे ही किन तियान ने किन नान की शक्ल देखी, उसने राहत की सांस ली। आज उसके आने का एक और कारण भी था और वह था किन नान की हालत को व्यक्तिगत रूप से देखना। आखिरकार वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक बेकार व्यक्ति बन गया। एक सामान्य व्यक्ति इस तरह के परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाएगा। जब उसने देखा कि किन नान ने अपनी इच्छाशक्ति नहीं खोई है तो उसे राहत महसूस हुई। पिताजी, आपके बेटे के पास एक मामला है जिससे वह आपको परेशान करना चाहता है, किन नान ने अचानक कहा। किन तियान आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, क्या बात है। मैं समझता हूं कि यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन पिताजी को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। किन नान ने ध्यान से सोचा कि अपने शब्दों को कैसे व्यक्त किया जाए। जब उसने कहा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया, मुझे अमृत चाहिए। मुझे 100 बॉडी टेम्परिंग गोलियां चाहिए। अगर आप 200 या 500 भी ला सकते हैं तो यह और भी बेहतर होगा। उसके बोलने के बाद किन नान ने सावधानी से किन तियान की ओर देखा। यह समझना जरूरी था कि यह अनुरोध न केवल लगभग असंभव था बल्कि बहुत ज्यादा भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन कबीले ने शिष्यों को उनकी साधना के लिए हर महीने एक गोली मिलने के बावजूद 100 बॉडी टेम्परिंग गोलियां भी नहीं दी थी। हालांकि किन नान ने 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां मांगने की हद तक कोशिश की। इतना ही नहीं, वर्तमान किन नान भी कबीले का बेकार था। एक बेकार को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना, भले ही वह किन तियान था, फिर भी उसे कबीले से भारी दबाव के साथ साथ कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि किन नान को बड़ी मात्रा में अमृत की आवश्यकता क्यों थी, इसका कारण दिव्य युद्ध आत्मा और अमृत को निगलने की उसकी क्षमता थी ताकि उसका ग्रेड बढ़ सके। अगर किन नान व्यक्तिगत रूप से बॉडी टेम्परिंग पिल्स बनाते तो ये केवल एक निरर्थक प्रयास होता। यही कारण था कि उसने किन तियान से इन अमृतों का अनुरोध करने का फैसला किया। किन नान युद्ध आत्मा की आत्मा के ग्रेड को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अमृत का उपयोग करना चाहता था। हालांकि ये काफी मुश्किल होगा, खासकर तब जब किन नान ने दिव्य युद्ध आत्मा के बारे में किसी को नहीं बताया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे डर था कि किन तियान उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि यह मामला बेहद चौंकाने वाला था। यदि वह दिव्य युद्ध आत्मा के बारे में बात प्रकट कर दे तो किन तियान के लिए 1000 या यहाँ तक कि 10,000 आत्मा औषधियां प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, किन तियान के चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन नान इतनी अधिक मात्रा में अमृत की मांग करेगी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने फिर सिर हिलाया। ठीक है,